नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी के काफ़ी लेक्चर हमने किए, भारत और विश्व भूगोल के लिए सिलेबस में हमारे लिखा हुआ है और उसकी चर्चा हम लोगों ने की। आज देखिए, हम लोग जो चर्चा शुरू करने वाले हैं वो इतिहास के कुछ टॉपिक्स के ऊपर करेंगे। जैसा कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, भारत का इतिहास, और उसके साथ उन्होंने लिखा है भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, या जिसको आप कह सकते हैं हमारी स्वतंत्रता का संघर्ष। तो बेसिकली हमारे इस सिलेबस के अंदर भारत की स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ उसके बारे में लिखा गया है कि वही सिलेबस में से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो मैं भी ये चाहता हूं कि हम बाकी जगह समय गंवाए बिना यहीं से शुरू करें, क्योंकि हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल वाला, या जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं, आप उसको करके जाए। ठीक है, तो आज जो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा, जिसमें हम पहला चैप्टर लेंगे 1857 की क्रांति। 1857 के अंदर जो हमारा फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ, पहला फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, 1857 की क्रांति पर हम डायरेक्ट जाके बात करें इससे पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में चेक कर लेना चाहिए कि भारत में ये क्रांति क्यों हुई, कारण कौन था, अंग्रेजों के साथ हमारा संघर्ष हुआ ये तो हमें पता है, बट कैसे क्या चीजें हुई थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करें। देखिए, आपने थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हो तो मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ा होगा? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, जो कि शुरू होती है 1206 ईस्वी से और खत्म होती है 1526 ईस्वी में, जिसको आप एडी बोलते हो, है ना, आफ्टर दैट। ओके, इसके बाद क्या हुआ? मुगल काल आया, मुगल एरा है। अब ये मुगल काल जो चलता है ये ऑलमोस्ट 1526 से शुरू होता है और 1857 पर आके खत्म होता है। बात समझ रहे? हमें ऐसा देखो, दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारे राजवंश आते हैं, कई सारे इसमें ममलूक आते हैं, यानी कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान आते हैं, आगे खिलजी आते हैं, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद तुगलक आते हैं, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे तो लोदी वंश आ जाता है, बहलोल लोदी आ जाता है, सिकंदर लोदी आ जाता है, और आखिरी जो लोदी वंश का सम्राट आता है वो आता है इब्राहिम लोदी। 1526 के अंदर 1526 में होती है पानीपत की लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसके बीच में? मुगल बाबर और दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी युद्ध के अंदर ही मारा जाता है। तो इस युद्ध के साथ ही दिल्ली सल्तनत हो जाती है समाप्त। अब एक नया राजवंश आ जाता है जिसे आप कहते हैं मुगल राजवंश। मुगल शब्द जो है बेसिकली मंगोल शब्द से बना है, मंगोल। मंगोल आज भी मध्य एशिया की एक जनजाति है ना, मध्य एशिया में देश भी है आज भी मंगोलिया। तो बाबर जो है अपने पिता की तरफ से तो तैमूर का और अपने माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था, दोनों ही मुगल थे, इसीलिए इनको मंगोल थे, मंगोल से ही मुगल शब्द बना है। लंबे समय तक मुगलों ने शासन किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये बड़े शासक थे। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, एक बार मैं लिख देता हूं थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। देखिए, बाबर का शासन रहा 1526 से 1530 तक, हुमायूं का शासन रहा 1530 से 40, और उसके बाद वापस 1555 से 56। इसके बाद इसका पुत्र अकबर शासक बना 1556 से लेके 1605। जहांगीर शासक बना 1605 से 1627। औरंगजेब शासक बना 1623 से 1600। जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बना, शाहजहां भूल गए अपन बीच में, शाहजहां 1627 से 1658, और शाहजहां के बाद शासक बना औरंगजेब। देखिए, बाबर से लेके औरंगजेब तक मुगलों की सत्ता स्थायी रही। बात समझ रहे? ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, रिवोल्ट हुए, संघर्ष हुए, बट हर बार
मुगल जो है वो विक्टोरियस हुए, विजयी हुए औरंगजेब के काल। पर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होते ही औरंगजेब के समय में वैसे भी मराठे लगातार विद्रोह कर रहे थे, एक तरफ सिख विद्रोह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में औरंगजेब के रहते तो मुगलों ने स्थिति संभाल ली, बट औरंगजेब की मृत्यु होते ही पूरा के पूरा मुगल साम्राज्य बिखर गया छोटी छोटी रियासतों में। उत्तर के अंदर देखें तो सिख जो हैं वो एक सैन्य शक्ति के रूप में गठित हो चुके थे। 1699 के अंदर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का गठन किया, जिसके अंतर्गत सिख जो हैं अब वो एक मात्र संगत और पंगत वाले नहीं बल्कि एक धार्मिक योद्धा के रूप में उभरे और उन्होंने अपनी एक सशक्त आर्मी बनाकर मुगलों का प्रतिरोध शुरू कर दिया। दक्षिण के अंदर शिवाजी तो नहीं थे अब, पर शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी, राजा राम, शाहू, इन सभी ने औरंगजेब के बाद में, मृत्यु के बाद में दक्षिण के अंदर जो मिसमैनेजमेंट था, जो एक वॉइड था, उसका फायदा उठाया और जल्दी से आसपास के किले को जीतकर एक बड़े क्षेत्रफल पर मराठों की शक्ति को फैला लिया। आगे चलकर मराठों के जो पेशवा हुए, उन पेशवाओं ने मराठवाड़ा से लेकर दिल्ली तक भगवा झंडा फहरा दिया। बात समझ रहे? और इसी बीच में जब ये मुगल के पतन के बाद अफरा तफरी मची हुई थी, तब कुछ यूरोपीय शक्तियां भारत में संघर्ष कर रही थी अपने साम्राज्य को लेकर। ये यूरोपीय शक्तियां कौन कौन सी थी अगर एक बार मैं आपको बताऊं तो देखिए, इन यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले भारत जो आए वो थे पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, वर्तमान में केरल में पहुंचा। इसके बाद देखिए, पुर्तगालियों के बाद डच लोग आए थे, वर्तमान हॉलैंड के निवासी। फिर ब्रिटिशर्स आए, इंग्लिश लोग 1608 में, और फिर फ्रेंच आए 1665। ये चार बड़ी महाशक्तियां। इसमें से लास्ट में जाते जाते आप देखें तो ब्रिटिश और फ्रेंच, ये दो ही, यूरोपियन में भी ये बड़ी शक्तियां थी और भारत में भी अंतिम रूप से ये दो ही शक्तियां जो हैं अपने अपने क्षेत्रों को लेके संघर्ष कर रही। 1760 के अंदर एक युद्ध होता है, 1760 के अंदर वांडी वॉश की लड़ाई। वांडी वॉश की लड़ाई ये किसके बीच में हुई थी? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी और इस युद्ध के अंदर अंग्रेज जीत गए। यानी कि अब यूरोपीय तरफ से, यूरोपीय शक्तियों की तरफ से अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वो भी अब अंग्रेजों के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बनता है। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय राजाओं के साथ, भारतीय नवाबों के साथ अपने संघर्ष शुरू किए और इन संघर्षों में येन केन प्रकारेण, बाय हुक और बाय क्रुक, उन्होंने जीत हासिल करी और धीरे धीरे एक टेरिटरी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते वो अपने साम्राज्य में वृद्धि करते चले गए और भारतीय राजाओं के हाथ से सत्ता छिनती गई। इस तरीके से मुगल तो आप देखें 1707 में ही आप कह सकते हैं एक तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का कोई ज्यादा रोल नहीं था। उल्टा इनकी मृत्यु के बाद अधिकांश भारत पर कब्जा था मराठों का। किसका? मराठों का। तो वास्तव में अंग्रेजों ने जो सत्ता छीनी है वो मराठों से छीनी है, मुगलों से नहीं छीनी। मुगल तो सिर्फ नाम मात्र के रह गए। बात समझ रहे? कुछ छोटे और इवेंट में आपको बताऊं कि अंग्रेज किस तरह से लगातार आगे बढ़े। तो आप देखें 1757 में अंग्रेजों ने जीता प्लासी का युद्ध। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको अंग्रेजों ने युद्ध के अंदर हरा दिया और ऑलमोस्ट पूरा बंगाल इनके नियंत्रण में आ गया। हालांकि एक कठपुतली नवाब जो अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिला था, मीर जाफर, उसे उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। 1764 के अंदर अंग्रेजों ने लड़ा बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर तो बंगाल का एक नवाब मीर कासिम, जो अंग्रेजों का विद्रोही हो गया था, उसने मुगल बादशाह शाह आलम, जो कि नाम मात्र का था, फिर भी उसके पास अभी सेना थी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इनको साथ में लेकर
अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के मैदान में युद्ध किया, परंतु ये तीनों बड़ी शक्तियां कौन, अवध, मुगल और बंगाल का नवाब मीर कासिम बक्सर के युद्ध में हार गए। बक्सर का युद्ध बड़ा निर्णायक। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि करी 1765 में। इस संधि के अंतर्गत पूरा की पूरा जो बंगाल, जिसमें आज का उड़ीसा और बिहार भी शामिल था, यह अंग्रेजों को ऐसे कैसे मिल गया, थाली में परसा हुआ मिल गया। बात समझ रहे? अब अंग्रेजों ने किसी कठपुतली नवाब को नहीं बैठाया, अब अंग्रेज स्वयं बंगाल के ऊपर शासन करने लगे। बात समझ रहे? और यहां से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। सबसे पहले कहां से? बंगाल से। बाकी जगह क्या चल रहा था, बाकी जगह देखते हैं। 1764 में तो अंग्रेजों के पास बंगाल आ गया, तो बाकी जगह क्या है, थोड़ा सा मैं आपको मैप बना के बताता हूं, आप देखना। अभी आप देखें तो ऑलमोस्ट ये पूरा इलाका, ये यहां तक, ये पूरा बांग्लादेश भी शामिल है इसमें, ये सब अंग्रेजों के पास में कब आ गया? 1765 की इलाहाबाद संधि से अंग्रेजों के पास आ गया। बात समझ रहे? इसके बाद आप देखें इस तरफ नीचे एक मैसूर रियासत हुआ करती थी पूरी, ये मैसूर रियासत 1799 के अंदर अंग्रेजों के पास ये पूरी मैसूर रियासत आ गई। ठीक है, क्योंकि इसके सुल्तान, यहां पर एक सुल्तान था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने युद्ध के अंदर हराकर उसकी हत्या कर दी और एक अपना एक कठपुतली राजा वाडियार वंश का उन्होंने वापस मैसूर में बैठा दिया। मराठों से इनको लंबा संघर्ष करना पड़ा, परंतु फाइनली आप देखिए पूरा मराठवाड़ा, मालवा, बुंदेलखंड और ये पूरा प्रदेश जो है अंग्रेजों ने मराठों से एक संधि करके, अंग्रेज यहाँ के आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट रूलर तो नहीं बने, पर उन्होंने क्या किया, 1803 से लेके 1805 के बीच में मराठों से संधि करी और 1818 में इस पूरे पुणे पे कब्जा कर लिया। बात समझ रहे? पूरा पुणे पे कब्जा हो। फाइनली आप देखें तो ये दिल्ली और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पे मराठे खत्म हुए तो सिर्फ और सिर्फ आप समझे नाम मात्र के लिए दिल्ली में मुगल्स रह गए, अदरवाइज इस पूरे क्षेत्र के आसपास जो है वो अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा हो गया, डायरेक्ट। बात समझ रहे? बचा पंजाब वाला इलाका, ये वाला पंजाब वाला पूरा इलाका। तो देखिए अंग्रेजों के पास ये इलाका जो है ये कब आ गया? 1845 के अंदर, 1845। सिखों के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और सिख साम्राज्य अब कोलैप्स हो गया था। अंग्रेजों ने फायदा उठाया, सिखों ने थोड़ा रेजिस्टेंस किया बट अल्टीमेटली वो हार गए। ये वाला एम्पायर भी इनके पास आ गया। अब बीच में जो ये जगह छूटी हुई है, यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट रियासतें तो थी, पर उन सभी रियासतों ने अंग्रेजों से कुछ ना कुछ संधियां कर ली थी। बात समझ रहे? इसका मतलब ये था भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर लिया था। बदले में अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, आप अपना राज्य अपने हिसाब से चलाइए, हमें साल का रेवेन्यू दे दीजिए, प्लस आप अपनी सेना में कटौती करिए, हमारी सेना एनी टाइम आपके राज्य में रहेगी, जिसका खर्चा भी आपको ही उठाना है। तो ऐसा देखें तो बड़ी बड़ी कुछ रियासतें, जैसे मैं उनके नाम बता रहा हूं आपको, यहाँ पे थी हैदराबाद रियासत, यहाँ पे आपकी जयपुर रियासत, यहाँ पे आपकी उदयपुर, यहाँ पे आपकी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कुछ बड़ी रियासतें थी। कश्मीर की रियासत डोगरा महाराजा को सौंप दी गई थी, गुलाब सिंह डोगरा को। ऐसे यहाँ पर त्रावणकोर की रियासत, मतलब छोटी छोटी ऑलमोस्ट सारी रियासतें जो है उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक तरह से समर्पण कर दिया और अब अंग्रेज जो है वो पूरे पूरे भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगे। अंग्रेजों की भूख यहां पर भी समाप्त नहीं हुई। बात समझ रहे? 1800, अब देखिए पूरा आप अगर मैप देखें तो अंग्रेज कहां से शुरू हुए थे? 1757 के प्लासी के और बक्सर के युद्ध से, बंगाल से शुरू हुए थे, पर आप देखें तो धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर धीरे धीरे अंग्रेजों का कब्जा होता गया।
अब देखिए ऑलमोस्ट 1845 के बाद 1848 के अंदर एक नया गवर्नर जनरल बन के आता है भारत में। कौन? एक 1848 के अंदर भारत का। अब यहां पे एक छोटी सी अपन को पहले एक चर्चा करनी पड़ेगी कि अंग्रेज जो भारत में आए तब वो किस लिए, क्या उद्देश्य लेकर भारत में आए थे। तो देखिए हम सबसे पहले अंग्रेजों का जब भी नाम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1599 में लंदन में। एक व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य था ईस्ट एशिया के अंदर। वर्तमान में आप देखें तो अंग्रेजों के लिहाज से ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब ईस्ट एशिया के अंतर्गत आते थे। तो पहला अंग्रेज 1608 के अंदर जो भारत आया वो था जेम्स हॉकिंस। जेम्स हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आया, पहला अंग्रेज है ये जो जहांगीर के दरबार में आया। सूरत से उसको व्यापार करने की छूट मिली, परंतु पूरे भारत में उसे व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने नहीं दिया। 1615 में एक और अंग्रेज सर थॉमस रो, कौन? सर थॉमस रो, वो भारत में आया और उसने जहांगीर से पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। धीरे धीरे अंग्रेज अपना व्यापार करते रहे। शुरुआती इनकी जो लड़ाइयां हैं इनके यूरोपीय प्रतिद्वंदी यानी फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से हुई। भारतीय राजाओं से, मुगलों से, नवाबों से इन्होंने अच्छे संबंध बना के रखे। पर जब 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई, पूरे भारत में अफरा तफरी मची हुई थी। हर छोटा राजा अपने राज्य को बड़ा करने का सपना देख रहा था। अंग्रेजों ने भी ठीक मौका देखा। अंग्रेजों को यह मौका हाथ लगा 1757 के प्लासी के युद्ध में, 1764 के बक्सर के युद्ध में। और ये दो युद्ध जीता तो अंग्रेजों की शक्ति और उनका, जिसको आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, वो बड़ा हाई था। उन्होंने कहा जब हम ये इन राज्य जीत सकते हैं तो हम बाकी के भी बड़े राज्य जीत सकते। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने आप को संगठित करना शुरू किया, एक फौज रखनी शुरू करी। आए तो व्यापारी के तौर पे थे, एक फौज रखनी शुरू करी, बाकायदा कानून बनाकर अपनी कंपनी का मैनेजमेंट शुरू किया। भारत में सबसे पहले लिखित कानून लाने की शुरुआत ही अंग्रेजों ने करी है। बात समझ रहे? और धीरे धीरे अब ये हर साल इनका, हर 4-5 साल में एक नया गवर्नर जनरल जो ब्रिटेन से आता था, जो यहां पर पूरी व्यवस्थाएं देखता था, सर्वोच्च ब्रिटिश अधिकारी होता था, अब वो गवर्नर जनरल जो है वो पूरे भारत का शासन देखने लगा। और इसी कड़ी में 1848 में गवर्नर जनरल बना कौन? लॉर्ड डलहौजी। कौन गवर्नर जनरल बना? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही एग्रेसिव व्यक्ति था। उसने देखा कि अंग्रेजों ने कई सारे भारतीय राजा जो बहुत कमजोर है, जिनकी रियासत पर आसानी से कब्जा हो सकता है, उन रियासतों को भी उन्होंने बिल्कुल छोड़ रखा है। जो रियासतें डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत में आ सकती है, उन रियासतों को भी उससे पहले, डलहौजी से पहले जो गवर्नर आए, उन्होंने छेड़ा ही नहीं। डलहौजी का ये क्या बात, जब हमारे को मौका मिला है कि हम हमारे साम्राज्य में वृद्धि कर सकें तो हम क्यों नहीं करें, हम तो करेंगे। तो डलहौजी ने क्या किया, एक कानून बनाया, एक नया कानून बनाया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या हिंदी में कहते हैं गोद निषेध की नीति। गोद निषेध की नीति, इसका मतलब क्या था? अगर किसी रियासत के राजा की मृत्यु हो जाती है बिना किसी उत्तराधिकारी के, मतलब राजा के कोई पुत्र नहीं है, बात समझ रहे, तो अगला राजा कौन बनेगा, इसका बड़ा संकट हो जाता था। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, अंग्रेजों ने जिन रियासतों को नहीं जीता तो उनसे संधियां कर ली, यानी कि उन रियासतों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो उन रियासतों को एक और उन्होंने क्लॉज दिया था अपनी संधि में कि अगर तुम्हारे राज्य में कभी उत्तराधिकार का संकट आ जाएगा कि भाई अगला राजा कौन बने, क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं है, तो उसमें फिर अंग्रेज जो है वो फैसला करेंगे। बात समझ रहे? मतलब हद तरीके का आप समझ लीजिए हस्तक्षेप अंग्रेजों ने
भारतीय राजाओं की राजनीति में किया। उनके मतलब आप समझिए हाथ पांव बिल्कुल काट के बांध दिए थे। वो बिना अंग्रेजों की मर्जी के कोई स्टेप ले ही नहीं सकते थे। भारतीय राजा इतने बड़े बड़े महारथी और बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक होने के बाद भी अंग्रेजों ने अपने दाव पेचों में उन्हें ऐसा फंसाया कि वो कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये डलहौजी आया और उसने कहा, देखिए अगर किसी रियासत का कोई भी राजकुमार नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर वो रियासत सीधे सीधे अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगी। बात समझ रहे? नहीं तो जनरली क्या होता था, किसी राजा का कोई पुत्र नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार के बेटे को गोद ले लिया करता था या अपनी तरफ से किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया करता था। डलहौजी ने कहा यह नहीं चलेगा, पहला। दूसरा उसने कहा, अगर किसी राज्य के अंदर अंग्रेजों को ऐसा लगता है राजा काम का नहीं, अपनी रियासत का मैनेजमेंट ये ठीक से नहीं करता है, तो फिर उस रियासत को भी ब्रिटिश जो है वो अपने कब्जे में ले लेंगे। बात समझ रहे? ऐसा करके डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने झांसी, सतारा, कानपुर, संबलपुर, करौली, ठीक है, और भी कई सारी रियासतें थी। अवध सबसे बड़ी रियासत उस समय की, अवध। इन रियासतों को यही गोद निषेध की नीति और कुशासन के आरोप लगाकर जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया। बात समझ रहे? जबरदस्ती मिला लिया। ऐसी स्थिति में डलहौजी के ये जो कृत्य थे, इसने इन राज्यों की, ये जो राज्य मैं आपको दिखा रहा हूं, नाम लिखे हैं, इन राज्यों की जो रॉयल फैमिलीज थी, जो परिवार थे, उनको एकदम आक्रोश से भर दिया। डलहौजी ने उनसे आप उनकी सत्ता छीन ली, उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया कि आपका जो उत्तराधिकारी ऐसे ब्रिटिश सरकार नहीं मानती है, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती आपके राज्य पर हमला करके उसे लूट लिया जाएगा। इस तरह की धमकियां दी। ऐसी स्थिति में ये रियासतें, इनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह करने की नीति बनी। उन्होंने कहा इस तरह से तो हम अंग्रेजों के सामने अपनी रियासतों को ही कैसे सौंप दे। 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध और राज्यों के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर राज्यों को हड़पने की नीति। कई जगहों पे सिंपल सा लिखा होता है राज्य हड़प की नीति। किसके शासनकाल में कौन सा गवर्नर जनरल लेके आया था? तो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। चलिए कोई बात नहीं। तो आप देखें कि यहां पर कौन कौन थे। झांसी बड़ा फेमस की रानी लक्ष्मीबाई, इनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी, पुत्र नहीं था, तो एक गोद लिया हुआ पुत्र जिसको ये उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, अंग्रेजों ने मना कर दिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु हो गई। बेगम हजरत महल को कह दिया कि आप शासन नहीं चला सकती, ना ही आपका नाबालिग लड़का नवाब बनने के लिए योग्य है, सीधी सीधी आपकी रियासत पे हमारा कब्जा होगा। बिठूर कानपुर के पास जागीर थी नाना साहब पेशवा की, मराठों के आखिरी पेशवा कहे जाते हैं। नाना साहब पेशवा आखिरी पेशवा कहे जाते हैं मराठों के। इनको भी इनके राज्य पुणे से निकाल दिया गया था और बिठूर में निर्वासित कर दिया गया था। ये भी अंग्रेजों के खिलाफ बदले की आग में भभक रहे। इन्हीं नाना साहब पेशवा के प्रसिद्ध सेनापति थे तात्या टोपे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत तंग किया। इसके अलावा देखिए और भी कई रियासतें, करौली, जगदीशपुर, संबल, ठीक है, संबलपुर, सतारा, ये सभी रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना तो थी। तो धीरे धीरे इन रियासतों ने आपस में कम्युनिकेट करके अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की एक योजना बनाई। उन्होंने कहा हम सभी राज्य आपस में मिलते हैं और भी जो रजवाड़े हमारा सहयोग कर सके हम उनसे मदद मांगते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान कर। प्लानिंग चल ही रही। इसी बीच में अंग्रेज जो कि अपनी एक प्रॉपर अब सेना रखते थे,
इस सेना के अंदर बाकायदा भारतीयों की नियुक्ति करते थे, सैनिकों के रूप में भारतीय और अधिकारियों के रूप में यूरोपीय लोगों की भर्ती होती थी। एक भारतीय, आम भारतीय सैनिक से ऊपर कभी नहीं बढ़ सकता था, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। बात समझ रहे? इस कारण से 1857 से पहले भी कई बार भारतीय सैनिकों की कई बातों को लेकर अंग्रेजों से झगड़े भी हुए, जैसे 1806 का वेल्लोर विद्रोह, जिसके अंतर्गत वेल्लोर की जो छावनी थी, वर्तमान आज देखें तो आप तमिलनाडु में है, वेल्लोर की छावनी में जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि आप अपने धार्मिक चिन्ह नहीं पहनेंगे, यानी हिंदुओं को टीका लगाना, हाथ में ये कलेवा बांधना, चोटी रखना, इससे प्रतिबंधित किया गया। मुसलमानों को दाढ़ी रखना, गोल टोपी पहनना, इससे प्रतिबंधित किया। तो एकदम उनके धर्म से, धार्मिक भावनाओं से जब छेड़छाड़ हुई तो वेल्लोर छावनी के सैनिकों ने बकायदा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, परंतु इसको दबा दिया गया। छोटे एरिया में था, अंग्रेज संख्या में ज्यादा थे, इसको दबा दिया गया। और ऐसी ही कुछ घटना जनवरी 1857 में भी हुई। क्या हुई? जनवरी 1857 के अंदर अंग्रेज एक नई राइफल लेके आए। इस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड। इनफील्ड राइफल जो है, देखो आजकल तो आपने कारतूस देखा होगा, बिल्कुल एक गोली टाइप का आता है, मैगजीन आती है, आपने बंदूक में डाली, फायर किया, सीधा शेल में से बुलेट निकलती है और आगे चली जाती है। पहले क्या होता था? गोली अलग आती थी, बारूद अलग आता था। बात समझ रहे? बारूद जो है वो कारतूस के अंदर आता था। कारतूस एक ऐसे आप समझ लो एक डब्बी टाइप की होती थी, उसको मुंह से खोलते थे, उसमें बारूद भरा होता था। वो जो बंदूक की नली है उसमें बारूद डालते थे, उसको ऐसे दबाते थे, उसके बाद एक गोली ऊपर डाली जाती थी और फिर बंदूक से निशाना लगाते थे। ट्रिगर दबाते क्या एकदम स्पार्क होता था, बारूद फटता था और गोली आगे जाती। तो ये जो इनफील्ड राइफल का बारूद था, बात समझ रहे, इसके लिए जो कारतूस दिए गए उनको क्या कहते थे? कारतूस। पता चला कि ये कारतूस जो है ये गाय और सूअर की चर्बी से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? गाय और सूअर की चर्बी से बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र, सूअर मुसलमानों के लिए हराम। बात समझ रहे? और आप कह रहे हैं कि इस कारतूस को मुंह से खोलना है, हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कई सारी जो ब्रिटिश छावनियां थी उनमें विद्रोह की बातें सामने आने लगी। बात समझ रहे? कई सारी छावनियों में ऐसी ही एक छावनी थी, बैरकपुर की छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर की छावनी। बैरकपुर की छावनी में भी सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और इस विद्रोह का नेता था मंगल पांडे, जो 1857 की क्रांति के पहले शहीद भी कहे जाते। बात समझ रहे? मंगल पांडे ने 27 मार्च 1857 को अपनी छावनी में विद्रोह किया। अंग्रेजों द्वारा दबाव डाला गया कि आप कारतूस का प्रयोग करिए। मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग नहीं किया, उल्टा अपनी ही राइफल से अपने सुपीरियर अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करते ही कैंटोनमेंट के अंदर, छावनी के अंदर भगदड़ मची। इस भगदड़ में कई सारे सैनिक जो मंगल पांडे के साथी थे, उन्होंने मंगल पांडे का साथ दिया, शस्त्रागार को लूट लिया। जो ब्रिटिश अधिकारी उस समय कैंटोनमेंट में मौजूद थे उनकी हत्या कर दी, शस्त्रागार से शस्त्र लूटकर वहां से भाग गए। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। अगले 10 दिनों में ही मंगल पांडे गिरफ्तार हो गए और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये इस क्रांति के पहले शहीद कहे जाते। बात समझ रहे? बात अभी यही खत्म नहीं हुई। अब धीरे धीरे यही चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के कारण विद्रोह की अग्नि भड़क उठी मेरठ की छावनी में। कौन सी छावनी में? मेरठ की छावनी में कई सारे सैनिकों ने, जिन्होंने मना कर दिया था कि हम
इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। लगभग 80 सैनिक। और 10 मई 1857 का दिन रखा गया कि इन 80 के 80 सैनिकों को मेरठ की छावनी में फांसी दे दी जाएगी। 10 मई के दिन छावनी के अन्य सैनिक प्लस मेरठ में ही इन सैनिकों के रहने वाले जो परिवार के सदस्य थे, उन्होंने अचानक छावनी पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश अधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आया। ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई, हथियार लूट लिए गए और फिर मेरठ के जो बागी सैनिक, उन सभी ने वहां से बाहर निकल के एक ही नारा लगाया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ये सभी लोग 12 मई 1857 को पहुंच गए दिल्ली। और 12 मई 1857 को ही इन्होंने दिल्ली पहुंचकर वहां के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से कहा, हम आपका नाम लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं, आप हमारे नेता बनिए, आप हमें अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में उतारिए। बहादुर शाह जफर जो उस समय अपने 70 साल की आयु में जिंदगी जी रहे थे अपने बेटों और पोतों के साथ, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि अपने बेटों के और पत्नी के समझाने पर वो इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए, युद्ध के मैदान में भी उतरे। परंतु तब तक अंग्रेजों की गोरखा और सिख रेजिमेंट ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया था। 17 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली को वापस इन विद्रोहियों से छुड़वा लिया। और इस तरह से यह सैनिक विद्रोह जो बैरकपुर और मेरठ से शुरू हुआ, एक बार के लिए तो थम गया, बट अभी विद्रोह खत्म नहीं हुआ। अब आप भी सोचेंगे कि बात तो मैं कर रहा था झांसी की, अवध की, करौली की, नाना साहब पेशवा की, और मैं इन सैनिकों पे कैसे आ गया। तो वास्तव में आप देखिए तो 1857 की क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो कारण था ये गोद निषेध की नीति, जिसने ये रजवाड़ा वर्ग जो था इसको भड़काया, जो क्रांति की प्लानिंग कर ही रहे थे। और दूसरा था तत्कालीन कारण, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, जो अचानक से भड़क गया, जो प्री प्लान्ड नहीं था। उल्टा ये जो भी हमारे तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जो क्रांति की तारीख सोच के बैठे थे, वो तो सोच के बैठे थे 31 मई 1857 के 31 मई 1857 को हम लोग सभी रियासतों में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूकेंगे। पर ये क्या, 10 मई को ही ऐसी घटना हो गई और 12 मई को तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने विद्रोह कर दिया, जिसकी खबर इन रियासतों को थी ही नहीं। ऐसे में एकदम मिसमैनेजमेंट हो गया, डिसओरिएंटेशन हो गया। बात समझ रहे हैं। और अब अगले महीने यानी कि मई जून, 4 जून 5 जून, इन 2 तारीखों को नाना साहब पेशवा, बेगम हजरत महल और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह शुरू किए। बात समझ रहे। तब तक अंग्रेज एकदम, जिसको बोलते ना, अलर्ट हो गए थे। उनका खुफिया विभाग अलर्ट हो गया था। इवन हमारे जो भारतीय राजा जो अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, उनकी सारी गुप्त योजनाएं खुल गई थी। इस वजह से अंग्रेज इस क्रांति को दबाने में सफल हुए। झांसी की रानी इस युद्ध में मारी गई, लक्ष्मीबाई युद्ध के अंदर ही मारी गई। कैप्टन ह्यूरोज जो अंतिम रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराता है, युद्ध के अंदर वो झांसी की रानी की लाश देखकर कहता है कि यहां वो औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। नाना साहब पेशवा युद्ध हारने के बाद नेपाल चले जाते हैं और उसके बाद उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं। अवध की बेगम हजरत महल भी युद्ध करती हैं और बाद में नेपाल चली जाती हैं, वापस भारत नहीं आ पाती। तात्या टोपे राजपूताना की तरफ भागते हैं, रियासतों से मदद मांगने की अपील करते हैं, कोई रियासत उनकी मदद नहीं करती। अंततः अपने ही एक साथी मानसिंह नरूका के धोखे और मुखबिरी के कारण तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। और इनकी फांसी के साथ ही इस क्रांति का अंत
माना जाता है। दोस्तों ये कहानी के रूप में मैंने आपको बताया कैसे, क्या, कौन कौन किरदार हैं, क्या क्या है। अब हम इसको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कैसे कैसे क्या क्या फैक्ट पढ़ने हैं और किन किन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, उनके ऊपर हमारी चर्चा कर ले। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर ले चलूं। सबसे पहले क्रांति के कारण। तो देखिए क्रांति के कारण में जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सहायक संधि मैंने आपको कहा था ना, राज्य में सेना आप नहीं रखेंगे, हमारी सेना आपके यहां पर रहेगी, उत्तराधिकार का झगड़ा हो जाएगा तो अंग्रेज आके आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी 1817 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये संधि कब करी थी? 1817 में करी। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे, अर्थात कोई भारतीय उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता था। अंग्रेजों ने बंगाल पर, मैसूर पर, बॉम्बे पर धीरे धीरे जब कब्जा कर लिया तो भारतीय लोगों की जरूरत हुई, परंतु वो भारतीय लोगों से सबसे निचले काम करवाते थे। क्लर्क का ज्यादा से ज्यादा काम करवा लिया तो करवा लिया, अदरवाइज अपने नौकरों की तरह उन्हें रखते थे। कोई भी भारतीय योग्य होने के बाद भी ऊंचे पद पर नहीं पहुंच सकता। सबसे बड़ा कारण आम भारतीय की तकलीफ अंग्रेजों से क्या थी? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार ने बड़े पैमाने पर भारतीयों को नाराज कर दिया। देखिए भारतीय समाज जो है वो अपने धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है, बात समझ रही? वो हर तरह की गुलामी सहन कर सकता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो सरवाइव कर लेगा, परंतु आप उसके धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। ऐसा इतिहास हमारा रहा है। और यहीं पर ईसाई धर्मावलंबी जब भारत के आदिवासी इलाकों में, कोस्टल एरियाज में टारगेट करने लगे ऐसे गरीब लोगों को जिनको धन का लालच, राशन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा, तो भारतीय समाज इस बात को हल्के में नहीं ले पाया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा हमारे देश में, ईसाई धर्मावलंबियों को यहां पर धर्म प्रचार की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, आपने सुना होगा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। विश्व में टोटल मुगल काल के अंदर पूरे विश्व में जो टोटल निर्यात होता था, निर्यात एक्सपोर्ट, उसका 24% भारत अकेला करता था। अंग्रेजों के काल में भारतीय लोगों की स्थिति ये हो गई कि खाने के लिए अनाज नहीं था। हर 2-3 साल में अकाल पड़ता था और लाखों लोग इस अकाल में मारे जाते थे और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। बात समझ रहे? अंग्रेज लगातार पूरे भारत को निचोड़ निचोड़ कर पैसा जो है अपने देश लेके जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारतीयों से पहले कभी टैक्स नहीं वसूला गया या कभी अकाल नहीं पड़ा या भारतीयों से किसी राजा ने काम नहीं करवाया, मुगलों ने काम नहीं कराया, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने काम नहीं कराया, सबने करवाया, सबने टैक्स वसूले। पर इस बार स्थिति थोड़ी अलग। हर बार जिस राजा ने, जिस सुल्तान ने, जिस बादशाह ने भारतीय लोगों से टैक्स वसूला तो उसका इन्वेस्टमेंट वापस भारत में किया, परंतु इस बार अंग्रेजों ने जो भारत से लिया वो सब अपने देश इंग्लैंड में जाकर भरा, वापस भारत में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जीरो। ऐसी स्थिति में भारतीयों की स्थिति दिन ब दिन खराब होने लगी। सैनिक कारण, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पदोन्नति नहीं हो सकती थी। एक सैनिक हो, जिंदगी भर एक सैनिक बन के रहना पड़ेगा, जबकि एक यूरोपीय अधिकारी की लगातार पदोन्नति होती थी। योग्य होने के बाद भी, युद्ध के अंदर सबसे पहले फ्रंट मोर्चे पर होने के बाद भी भारतीय सैनिकों को कोई तवज्जो नहीं थी। बिना पूछे विदेशों में ब्रिटिश सेना के युद्ध लड़ने के लिए भारतीयों को भेज दिया जाता था। भारत में भारतीय सेना थी, बात समझ रहे? इसके अंदर जो सिख थे, गोरखा थे, राजपूत थे, इन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मिस्र में, जर्मनी में, फ्रांस में, तुर्की में, इस तरफ जाए तो थाईलैंड में, म्यांमार में, इंडोनेशिया, मलेशिया, विश्व के कई कोनों के अंदर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा है और अपनी शहादत दी। फिर भी उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से उन्हें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता था। तो यह भी एक बड़ा कारण था। मुगल बादशाह भारत का प्रतिनिधित्व करता था, बट अंग्रेज बड़ा ही शर्मिंदगी भरा व्यवहार,
मुगल बादशाह के साथ करते थे। मुगल बादशाह कमजोर हो चुका था, ना उसके पास सेना थी, ना रुपया पैसा था। अंग्रेज उसे कठपुतली की तरह ट्रीट किया करते थे। लाल किले के अंदर मुगल बादशाह की नहीं, अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। मुगल बादशाह कुछ नहीं कर पाता था। मुगल बादशाह जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी ऐसी बुरी हालत देख के भारतीय जनता को भी दुख होता। तो मुगल बादशाह के प्रति सहानुभूति यह भी एक कारण रहा 1857 की क्रांति का। चर्बी वाले कारतूस, जैसा कि मैंने आपसे कहा, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस जो इनफील्ड राइफल में प्रयोग लिए न जाने थे, उसने भी भारतीय सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना भरी। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाएं क्या थी? अंग्रेज पूरी भूमि के मालिक बन जाते थे और बदले में वहां पर जो खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, जो किराए पर खेती करते थे, उनसे भारी लगान वसूलते थे। मेहनत भी किसानों की और जमीन भी अंग्रेजों की। मेहनत किसानों की, जमीन अंग्रेजों की। बात समझ रहे? जबकि जमीन का मालिक तो एक भारतीय खुद होना चाहिए ना, नहीं, यहां उल्टा था। तो ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था ने आम भारतीयों को बहुत निर्धन बना दिया था। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध मैंने आपको बताया 1757, अंग्रेजों द्वारा प्लासी के युद्ध के बाद भारतीयों का लगातार शोषण किया गया। एक भी एक महत्वपूर्ण कारण था इस क्रांति का। बात करें विद्रोह का आरंभ, कुछ तो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में विद्रोह किया। पीछे मैंने आपको 27 मार्च बताया, इसका कारण है 27 मार्च को ही जो है मंगल पांडे और उनके साथियों को अंग्रेजों की हुक्म ना मानने के कारण नजरबंद कर दिया गया था। 29 मार्च को जो इन्होंने गोली मार के अपनी क्रांति की शुरुआत की थी। मंगल पांडे ने अपने कैप्टन हिरसे को गोली मारी, जबकि अफसर बाग की, कैप्टन बाग था, दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जैसा कि मैंने आपसे बताया, 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे 1857 की क्रांति के पहले शहीद बने। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत मेरठ की छावनी में हुई। विद्रोही सैनिक 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास और उन्हें क्रांति का नेता घोषित कर दिया। मेरठ से जो ये छावनी से जो सैनिक निकले थे, इनका नेतृत्व बख्त खान ने किया था। बख्त खान ही वो व्यक्ति है जिसने सिर्फ बहादुर शाह के नाम का इस्तेमाल किया, ताकि क्या है कि सारे सैनिक जो एक झंडे के नीचे एकत्रित हो। वास्तव में बहादुर शाह जफर इस पूरी क्रांति में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करते, सिर्फ नाम है उनका, बाकी कुछ नहीं है। असली रोल किसका था? इस बख्त खान का था। 1857 का विद्रोह धीरे धीरे बाकी इलाकों में फैला। जैसे 5 जून को कानपुर में विद्रोह हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा ने विद्रोह किया, जिसमें इनकी सहायता किसने की? तात्या टोपे ने। हालांकि शुरुआती झड़पों के बाद इनके पांव उखड़ गए, अंग्रेजों से ये हार गए और इन्हें नेपाल भागना पड़ा। लखनऊ में भी 4 जून को बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की विधवा थी, उन्होंने भी युद्ध के मैदान में बाकायदा अपनी सेना को लेकर वो उतरी, विद्रोह का नेतृत्व किया, पर यह भी युद्ध में हार गई, इन्हें भागना पड़ा। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ऑलमोस्ट 80 साल के हो गए थे। इनकी जमींदारी कई रियासतों के पूरे क्षेत्रफल से अधिक थी। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। लंबी बड़ी उम्र के कारण ये ज्यादा समय तक विद्रोह नहीं कर पा रहा, इनकी मृत्यु हो गई, पर इनके भाई ने उसके बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने नवजात शिशु को लेकर उतरी। हालांकि लक्ष्मीबाई भी जो है ये 17 जून 1857 को युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुई। असम के अंदर 1857 के विद्रोह ने दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कनबेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत करी। फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। तो आप देख सकते हैं कि विद्रोह तो कई सारी रियासतों में हुए, पर ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। ना तो एक दिन में एक साथ हुए, ना ही इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन था, ना ही ये एक दूसरे की मदद करने आ सके। तो ऐसी स्थिति में विद्रोह का दमन होना निश्चित था। 20 सितंबर 1857 को निकोलसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। बहादुर शाह ने भागकर हुमायूं के मकबरे में शरण ली। बहादुर शाह, उसके साथ उसके बेटे और पोते भी थे, परंतु लेफ्टिनेंट हडसन ने
बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया और वादा किया कि उसके बेटे और पुत्रों को छोड़ दिया जाएगा। परंतु जैसे ही बहादुर शाह को गिरफ्तार करके वहां से बाहर लाए, एक लाइन में सारे मुगल शहजादों को खड़ा करके इसने लेफ्टिनेंट हडसन ने गोली मार दी। एक भी मुगल उत्तराधिकारी जिंदा नहीं रहा। बहादुर शाह के ऊपर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून भेज दिया गया और अपनी जिंदगी के आखिरी साल रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर ने बिताए, आखिरी मुगल बादशाह ने बिताए। जुलाई 1857 में जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल को नेपाल भागना पड़ा। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई जगदीशपुर रियासत के। उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा, परंतु अंग्रेजों का एक बड़े भूभाग पर वापस कब्जा हो गया। 17 जून 1857 को झांसी की रानी युद्ध में जनरल ह्यूरोस के हाथों वीर गति को प्राप्त हुई। दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों ने वापस से लगभग उन सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था जो उनके हाथ से निकल गए थे। 1857 से पहले भी कुछ सैनिक विद्रोह हुए थे, जैसा मैंने आपको अभी कुछ समय पहले वेल्लोर विद्रोह के बारे में बताया था। 1764 में पटना में विद्रोह हो चुका था, 1824 में बैरकपुर में, 1844 में फिरोजपुर में। हालांकि इन सभी जगहों पर सैनिक विद्रोह हुए थे, सैनिक छावनियों में विद्रोह हुए थे। फिर देखिए कुछ विद्रोह के प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता हैं। इसमें से आप देखें, एक तो ये याद रखेंगे कानपुर, आप याद रखेंगे लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर। आप इनके विद्रोही नेताओं के नाम याद रखेंगे, विद्रोह की तिथि भी याद रखेंगे और इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारियों के नाम रखेंगे। एक्चुअली जिन पर मैंने निशान लगाया है पहले तो आप उनको करें, बाकी भी आप याद करते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्रांति की असफलता के कारणों की चर्चा करें। असफल क्यों हुए? कई सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी देखो ये असफलता का सबसे बड़ा कारण था ये सीमित आंदोलन था। हालांकि ये पहुंचा तो देश के कई हिस्सों में था, बात समझ रहे, परंतु फिर भी ये ऑर्गेनाइज नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़ी रियासतें थी जैसे इंदौर, ग्वालियर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पटियाला, बात समझ रहे, बीकानेर, गुजरात की कई सारी जूनागढ़ जैसी रियासतें, या फिर आप जाएंगे काठियावाड़ की रियासतें, मालवा की रियासतें, बुंदेलखंड, ये सभी शांत बैठे थे। इन्होंने ना तो विद्रोहियों का साथ दिया, उल्टा काम पड़े इन्होंने अंग्रेजों के ही साथ दिए। जैसे जोधपुर की सेना जो है थी, वो जोधपुर रिसाला, उन्होंने बकायदा अंग्रेजों के साथ में विद्रोहियों का दमन किया। बीकानेर के महाराजा तो स्वयं विद्रोहियों से युद्ध करने के लिए अपने राज्य की सीमा से बाहर गए। जयपुर और उदयपुर के रियासतों ने, ग्वालियर की रियासतों ने धन देकर अंग्रेजों की सहायता करी, सैनिक सहायता करी। ऐसे में विद्रोहियों का जीतना असंभव था, बात समझ रहे। एक बड़ा कारण यह भी था प्रभावी नेतृत्व का अभाव। देखिए एक सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह का मतलब सारे ही सैनिक है, तो उसमें लीडर कौन है? देखिए जब तक एक लीडर नहीं होता तो फिर सिर्फ भीड़ होती है। एक लीडर उनको गाइड करता है, लीड करता है। तो यहां पे तो कोई बड़ा लीडर था ही नहीं। नो डाउट झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुए, तात्या टोपे हुए, इनमें लीडरशिप की कोई कमी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे रियासतों को नियंत्रित करते थे, इनके पास कोई बड़ा मास नहीं था, ऐसे में कोई बड़ा लीडर ही नहीं था, तो इनके साथ बड़ी जनसंख्या या बड़ा जन समर्थन जुट ही नहीं पाया। यह भी विद्रोह की एक कमी रही। सीमित संसाधन, संख्या बल ना था, पैसा भी नहीं था, सैनिक कम, हथियार कम, गुप्तचर व्यवस्था नहीं है। क्रांति सफल होती कैसे? मध्यम वर्ग ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अगर आप बार बार देखें तो मैंने पूरी क्रांति आपको समझाई, इस पूरी क्रांति में कॉमन बात आपने देखी, या तो सैनिक लड़ रहे या फिर वो रजवाड़े, बात समझ रहे। मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, छोटे मोटे काम करने वाले, ये लोग कहां हैं? अरे भाई इनकी हालत इतनी खराब है, खाने के लिए नहीं है, विद्रोह करने की सोचे तो सोचे कैसे, बात समझ रहे। इसीलिए आम जन का समर्थन, आम जन आप समझिए कि एक लकड़ी लेके भी वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं उतरा, अगर उतरता तो शायद इसकी स्थिति कुछ और ही होती। तो आम जन का समर्थन बिल्कुल नहीं मिला। फाइनली बात करें कि चलिए 1857 की क्रांति हुई, इसको दबा दिया गया, इसके परिणाम क्या निकले? सबसे पहले तो ये रजवाड़ों का जो असंतोष था, गोद निषेध की नीति, ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पारित किया और
लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया ये गोद निषेध की नीति वाला कानून सिरे से खारिज कर दिया कि ये नहीं चलेगा। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो लगभग आप समझिए कि जब से आई थी 1773 में इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, तब से लेके 1857 तक लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी। परंतु अब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और अब भारत पर क्वीन विक्टोरिया यानी ब्रिटिश ताज, जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, क्वीन विक्टोरिया का शासन घोषित कर दिया गया। मतलब अब भारत ब्रिटेन का एक सीधा उपनिवेश होगा। बात समझ रहे हैं? भारत में अब जो भी कानून बनाए जाएंगे वो ब्रिटेन की संसद बनाएगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए कानून नहीं बनाएगी, अब सीधा ईस्ट इंडिया भारत के लिए कानून ब्रिटेन की संसद बनाएगी। भारत के लिए बजट ब्रिटेन की संसद पारित करेगी। भारतीय लोगों को अब सरकारी नौकरियों में पदोन्नति दी जाएगी। भारतीय लोगों को सिविल सर्विसेज में फाइट करने का मौका दिया जाएगा। एक तरीके से उन्हें इक्वलिटी दी जाएगी। बात समझ रहे? तो इस तरह के कुछ प्रावधान जो है उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद किए। क्वीन विक्टोरिया का शासन जब स्थापित हुआ तो अब भारत का सबसे बड़ा जो अंग्रेज अधिकारी, जिसको पहले गवर्नर जनरल कहते थे, अब उसे क्या कहा जाने लगा? वॉइस रॉय कहा जाने लगा, जो क्वीन विक्टोरिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी तौर पर पुत्र को गोद लेना और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना जो परंपरा थी, उसे कहा कि ठीक है आप इसको ऐसा कर सकते हैं। हालांकि आप देखिए 1857 की क्रांति को लंबे समय तक एक जन विद्रोह माना ही नहीं जाता था। इसको बोला जाता था सैनिक म्यूटिनी, कि ये सैनिक म्यूटिनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कई सारे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे ईसाइयों के खिलाफ भारतीयों का युद्ध कहा है। बात समझ रहे कि ईसाइयों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। सबसे पहला व्यक्ति जिसने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा वो थे विनायक दामोदर सावरकर, या वीर सावरकर के नाम से आप इन्हें जानते हैं। इन्होंने अपनी किताब लिखी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। हालांकि इनकी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति को भारतीय लोगों की क्रांति कहा, सैनिकों की क्रांति नहीं कहा। बात समझ रहे? तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, सुनियोजित संग्राम की या प्रथम भारत की क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने दी। दोस्तों ये थी हमारी 1857 की क्रांति। इसके बाद भारत में क्या नए परिवर्तन हुए, किस प्रकार से भारतीयों ने फिर से संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर। जिन महत्वपूर्ण तारीखों के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर मैंने कुछ नाम लिए हैं, डलहौजी, गोद निषेध की नीति, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन ह्यूरोज, ये विनायक दामोदर सावरकर, इनके नामों को याद रखें। तारीखें कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना पड़ेगा। बात समझ रहे? जैसे 12 मई को दिल्ली पहुंचना, 10 मई को मेरठ की छावनी में विद्रोह होना, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी देना, ये सभी तारीखें काम की हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी 1857 की क्रांति। कोई भी सवाल जवाब हो या आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कि भारतीय को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।